लगातार ड्यूटी, पीपी किट और बाकी सारी कभी-कभी सुविधा और व्यवस्था की कमी के कारण भी डॉक्टरों को जो मानसिक रूप से तकलीफ होती है। इस कंडीशन में जरूरी है कि हम इस संक्रमण की दर को कम करें और हेल्थ केयर पे लोड कम हो। इसके लिए लॉकडाउन एक विकल्प जरूर माना जा सकता है, लेकिन ये जरूर याद रखें, लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है, न कोरोना का समाधान है। कोरोना की तेज रफ्तार को रोकने के लिए कितना जरूरी है लॉकडाउन, इस पर यह कहना है डॉक्टर अंशुमान कुमार का, जो धर्मशिला कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दिन भर की बात डेली न्यूज कास्ट। पूरी चर्चा सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। तमिलनाडु में एमके लगातार ड्यूटी, पीपी किट और बाकी सारी कभी-कभी सुविधा और व्यवस्था की कमी के कारण भी डॉक्टरों को जो मानसिक रूप से तकलीफ होती है। इस कंडीशन में जरूरी है कि हम इस संक्रमण की दर को कम करें और हेल्थ केयर पे लोड कम हो। इसके लिए लॉकडाउन एक विकल्प जरूर माना जा सकता है, लेकिन ये जरूर याद रखें, लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है, न कोरोना का समाधान है। कोरोना की तेज रफ्तार को रोकने के लिए कितना जरूरी है लॉकडाउन, इस पर यह कहना है डॉक्टर अंशुमान कुमार का, जो धर्मशिला कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दिन भर की बात डेली न्यूज कास्ट। पूरी चर्चा सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। तमिलनाडु में एमके स्टालिन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। सीएम बनते ही किए कुछ बड़े ऐलान। राज्य के लोगों को दी जाएगी 2,000 रुपए की कोविड राहत राशि। महिलाओं को मुफ्त बस सेवा देने और निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज को सरकारी बीमा योजना में लाने की भी घोषणा। ऑक्सीजन सप्लाई के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर दिखाई सख्ती। कर्नाटक हाई कोर्ट के 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटन के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका की खारिज। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में अदालत ने कहा, ऐसी स्थिति न बनाए सरकार कि लेना पड़े सख्त एक्शन। कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच का समय बढ़ा सकती है सरकार। एक्सपर्ट कमेटी कर रही विचार। हाल की एक स्टडी में कहा गया है कि 2 डोज के बीच लंबे स्टालिन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। सीएम बनते ही किए कुछ बड़े ऐलान। राज्य के लोगों को दी जाएगी 2,000 रुपए की कोविड राहत राशि। महिलाओं को मुफ्त बस सेवा देने और निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज को सरकारी बीमा योजना में लाने की भी घोषणा। ऑक्सीजन सप्लाई के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर दिखाई सख्ती। कर्नाटक हाई कोर्ट के 1200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आवंटन के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका की खारिज। वहीं दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में अदालत ने कहा, ऐसी स्थिति न बनाए सरकार कि लेना पड़े सख्त एक्शन। कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच का समय बढ़ा सकती है सरकार। एक्सपर्ट कमेटी कर रही विचार। हाल की एक स्टडी में कहा गया है कि 2 डोज के बीच लंबा गैप बढ़ाता है वैक्सीन का प्रभाव। सीरम इंस्टीट्यूट पहले ही 4 से 6 सप्ताह से बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते कर चुकी है कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का अंतराल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक तरफा संवाद का आरोप लगाते हुए कसा तंज। कहा, कोरोना पर चर्चा करने के लिए फोन करके की सिर्फ अपने मन की बात। उधर पीएम के साथ बैठक में प्रोटोकॉल तोड़ने को लेकर सोरेन और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक हुई बीजेपी। कहा, राजनीति के लिए सार्वजनिक की गई प्रधानमंत्री से मीटिंग में हुई बात। अब खबरें काम की। पेमेंट ऐप पेटीएम पर अब मिल सकेगी कोविड वैक्सीन स्लॉट की जानकारी। वैक्सीन स्लॉट फाइंडर टूल देगा यूजर्स को उनके गैप बढ़ाता है वैक्सीन का प्रभाव। सीरम इंस्टीट्यूट पहले ही 4 से 6 सप्ताह से बढ़ाकर 6 से 8 हफ्ते कर चुकी है कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का अंतराल।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक तरफा संवाद का आरोप लगाते हुए कसा तंज। कहा, कोरोना पर चर्चा करने के लिए फोन करके की सिर्फ अपने मन की बात। उधर पीएम के साथ बैठक में प्रोटोकॉल तोड़ने को लेकर सोरेन और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आक्रामक हुई बीजेपी। कहा, राजनीति के लिए सार्वजनिक की गई प्रधानमंत्री से मीटिंग में हुई बात। अब खबरें काम की। पेमेंट ऐप पेटीएम पर अब मिल सकेगी कोविड वैक्सीन स्लॉट की जानकारी। वैक्सीन स्लॉट फाइंडर टूल देगा यूजर्स को उनके नजदीकी उपलब्ध नए स्लॉट का अलर्ट। देश भर में स्लॉट्स को रियल टाइम ट्रैक करेगा ऐप। दिल्ली, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में लॉकडाउन का रेलवे पर असर। उत्तर रेलवे ने 28 ट्रेनों को अगले आदेश तक के लिए किया रद्द। ईस्टर्न रेलवे ने भी आज से 16 ट्रेनों के कैंसिल रहने का किया ऐलान। वहीं सेंट्रल रेलवे ने मुंबई से चलने वाली 15 ट्रेनों सहित कुल 26 ट्रेनों को जून अंत तक किया रद्द। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, क्या देशव्यापी लॉकडाउन से ही थमेगी कोरोना की रफ्तार? पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं धर्मशिला कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अंशुमान कुमार से। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच पूरे देश में नजदीकी उपलब्ध नए स्लॉट का अलर्ट। देश भर में स्लॉट्स को रियल टाइम ट्रैक करेगा ऐप। दिल्ली, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में लॉकडाउन का रेलवे पर असर। उत्तर रेलवे ने 28 ट्रेनों को अगले आदेश तक के लिए किया रद्द। ईस्टर्न रेलवे ने भी आज से 16 ट्रेनों के कैंसिल रहने का किया ऐलान। वहीं सेंट्रल रेलवे ने मुंबई से चलने वाली 15 ट्रेनों सहित कुल 26 ट्रेनों को जून अंत तक किया रद्द। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, क्या देशव्यापी लॉकडाउन से ही थमेगी कोरोना की रफ्तार? पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं धर्मशिला कैंसर अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर अंशुमान कुमार से। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच पूरे देश में एक साथ संपूर्ण लॉकडाउन का दबाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से देशव्यापी लॉकडाउन की मांग की है। यहां तक कि उद्योग जगत ने भी सख्त लॉकडाउन लगाने की वकालत कर दी है। डॉक्टर अंशुमान कुमार, जिस तरह से अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी से हालात खराब हैं, मेडिकल स्टाफ भी जबरदस्त दबाव में है, उसे देखते हुए क्या अब देशव्यापी संपूर्ण लॉकडाउन ही विकल्प रह गया है कोरोना की दूसरी लहर के कहर को रोकने के लिए? अक्षय जी, शुरुआत हमें वहां से करनी चाहिए कि लॉकडाउन का उद्देश्य क्या होता है और अभी लॉकडाउन जरूरी है या नहीं है, उसी से पता चल जाएगा। लॉकडाउन करने का मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल संक्रामक बीमारियों की जब आपदा आती है, पैंडेमिक जिसको कहते हैं, 3 उसके पीछे का उद्देश्य होता है। मिटिगेशन, अल्पीकरण जिसको कहते हैं, प्रिपेयर्डनेस, अस्पताल की तैयारी करना, और टेस्टिंग बढ़ा देना ताकि आप ट्रेस करके आइसोलेट कर सकें। लेकिन ये समय बीत गया। पिछले लॉकडाउन में हमें तैयारी क्या की नहीं की, ग्राउंड लेवल पे सबको पता है। मिटिगेट करना, यस, अभी स्लो कर सकते हैं, और टेस्टिंग आपको बढ़ानी है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जितना लोड है हेल्थ केयर के ऊपर, मतलब मरीजों के मरीजों की संख्या, अति गंभीर मरीजों की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ी है, पिछले 1.25 साल में पूरा हेल्थ केयर सिस्टम, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सारा कुछ आता है, कोविड फटीग में चला गया है। मतलब जिसको फटीग को कहते हैं, थक के चूर हो जाना। लगातार ड्यूटी, पीपी किट और बाकी सारी कभी कभी सुविधा और व्यवस्था की कमी के कारण भी डॉक्टरों को जो मानसिक रूप से तकलीफ होती है। इस कंडीशन में जरूरी है कि हम इस संक्रमण की दर को कम करें और हेल्थ केयर पे लोड कम हो। इसके लिए लॉकडाउन एक विकल्प जरूर माना जा सकता है, लेकिन ये जरूर याद रखें, लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है, न कोरोना का समाधान है। उस लॉकडाउन के दरमियान इन सारी चीजों पे फिर से विचार करें और तैयारी और टेस्टिंग बढ़ा के स्थिति नियंत्रण में लाएं, फिर फेज वाइज स्लो कर दें। एक्सटेंडेड लॉकडाउन ना करें।
जी, अभी हम जैसे गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है कि 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और हम देख रहे हैं कि कई राज्य अपने हिसाब से धीरे धीरे लॉकडाउन लगा रहे हैं, फिर उन्हें डेट्स आगे भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए राज्यों की एक साथ संपूर्ण लॉकडाउन का दबाव बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से देशव्यापी लॉकडाउन की मांग की है। यहां तक कि उद्योग जगत ने भी सख्त लॉकडाउन लगाने की वकालत कर दी है। डॉक्टर अंशुमान कुमार, जिस तरह से अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी से हालात खराब हैं, मेडिकल स्टाफ भी जबरदस्त दबाव में है। उसे देखते हुए क्या अब देशव्यापी संपूर्ण लॉकडाउन ही विकल्प रह गया है कोरोना की दूसरी लहर के कहर को रोकने के लिए? अक्षय जी, शुरुआत हमें वहां से करनी चाहिए कि लॉकडाउन का उद्देश्य क्या होता है और अभी लॉकडाउन जरूरी है या नहीं है, उसी से पता चल जाएगा। जी, लॉकडाउन करने का मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल संक्रामक बीमारियों की जब आपदा आती है, पैंडेमिक जिसको कहते हैं, 3 उसके पीछे का उद्देश्य होता है। मिटिगेशन, अल्पीकरण जिसको कहते हैं, प्रिपेयर्डनेस, अस्पताल की तैयारी करना और टेस्टिंग बढ़ा देना ताकि आप ट्रेस करके आइसोलेट कर सकें। लेकिन ये समय बीत गया। पिछले लॉकडाउन में हमें तैयारी क्या की, नहीं की, ग्राउंड लेवल पे सबको पता है। मिटिगेट करना, यस, अभी स्लो कर सकते हैं और टेस्टिंग आपको बढ़ानी है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जितना लोड है हेल्थ केयर के ऊपर, मतलब मरीजों के संक्रमित मरीजों की संख्या, अति गंभीर मरीजों की संख्या जिस रफ्तार से बढ़ी है, पिछले 1.25 साल में पूरा हेल्थ केयर सिस्टम, जिसमें डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सारा कुछ आता है, कोविड फटीग में चला गया है। मतलब जिसको फटीग को कहते हैं, थक के चूर हो जाना। लगातार ड्यूटी, पीपी किट और बाकी सारी कभी कभी सुविधा और व्यवस्था की कमी के कारण भी डॉक्टरों को जो मानसिक रूप से तकलीफ होती है। इस कंडीशन में जरूरी है कि हम इस संक्रमण की दर को कम करें और हेल्थ केयर पे लोड कम हो। इसके लिए लॉकडाउन एक विकल्प जरूर माना जा सकता है, लेकिन ये जरूर याद रखें, लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं है, न कोरोना का समाधान है। उस लॉकडाउन के दरमियान इन सारी चीजों पे फिर से विचार करें और तैयारी और टेस्टिंग बढ़ा के स्थिति नियंत्रण में लाएं, फिर फेज वाइज स्लो कर दें। एक्सटेंडेड लॉकडाउन ना करें। जी, अभी हम जैसे गवर्नमेंट की रिपोर्ट आई है कि 12 राज्यों में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और हम देख रहे हैं कि कई राज्य अपने हिसाब से धीरे धीरे लॉकडाउन लगा रहे हैं, फिर उन्हें डेट्स आगे भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन कोरोना संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए राज्यों की ये पाबंदियां नाकाफी लग रही हैं। पिछले साल की तरह पूरे देश में एक साथ एक लंबे लॉकडाउन से इस चेन को ब्रेक करने में मदद नहीं मिलेगी क्या? बिल्कुल। जो लॉकडाउन अभी हम सुन रहे हैं राज्य के हिसाब से, नाइट कर्फ्यू, ब्रेक द चेन इवेंट और इस तरह की चीजें, शाम को या वीकेंड लॉकडाउन, ये बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं तमाशा है। मतलब पब्लिक को ये दिखाना है कुछ तो हो रहा है। ये मेडिकली कहीं से प्रूवन नहीं है कि वीकेंड या नाइट कर्फ्यू कोई इलाज है। दूसरा, राज्य में लॉकडाउन लगाने से, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, बॉर्डर आपका पोरस है, दूसरे राज्य के लोग आएंगे आपके राज्य में, आपके राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाएंगे। तो अगर लॉकडाउन लगाना है तो पूरी तरह से पूरे भारत में लॉकडाउन लगाएं और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाएं, उसमें कोई ढील ना हो। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करके फिर नियम तैयार करें और जो जो हॉटस्पॉट हैं उनको फेजेज में खोलें, इकट्ठे पूरे कंट्री के साथ ना खोल दें, तब जाके ये लॉकडाउन इफेक्टिव कहा जाएगा। एक सवाल जो हमेशा उठता रहा है कि लॉकडाउन का कोई असर होता भी है क्या? पिछले साल जब केंद्र सरकार ने अचानक लॉकडाउन की घोषणा की थी, तो इसकी काफी आलोचना हुई थी। हजारों लोग बेरोजगार हो गए, अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ा था। लेकिन उस वक्त पाबंदियां नाकाफी लग रही हैं। पिछले साल की तरह पूरे देश में एक साथ एक लंबे लॉकडाउन से इस चेन को ब्रेक करने में मदद नहीं मिलेगी क्या? बिल्कुल। जो लॉकडाउन अभी हम सुन रहे हैं राज्य के हिसाब से, नाइट कर्फ्यू, ब्रेक द चेन इवेंट और इस तरह की चीजें, शाम को या वीकेंड लॉकडाउन, ये बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं तमाशा है।
मतलब पब्लिक को ये दिखाना है कुछ तो हो रहा है। ये मेडिकली कहीं से प्रूवन नहीं है कि वीकेंड या नाइट कर्फ्यू कोई इलाज है। दूसरा, राज्य में लॉकडाउन लगाने से, क्योंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, बॉर्डर आपका पोरस है, दूसरे राज्य के लोग आएंगे आपके राज्य में, आपके राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाएंगे। तो अगर लॉकडाउन लगाना है तो पूरी तरह से पूरे भारत में लॉकडाउन लगाएं और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाएं, उसमें कोई ढील ना हो। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करके फिर नियम तैयार करें और जो जो हॉटस्पॉट हैं उनको फेजेज में खोलें, इकट्ठे पूरे कंट्री के साथ ना खोल दें, तब जाके ये लॉकडाउन इफेक्टिव कहा जाएगा। एक सवाल जो हमेशा उठता रहा है कि लॉकडाउन का कोई असर होता भी है क्या? पिछले साल जब केंद्र सरकार ने अचानक लॉकडाउन की घोषणा की थी तो इसकी काफी आलोचना हुई थी, हजारों लोग बेरोजगार हो गए, अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ा था। लेकिन उस वक्त जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, अब उनमें से बहुत से लोग, कई नेता, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, यहां तक कि उद्योग जगत की तरफ से भी आवाज उठ रही है कि इस कहर को रोकने के लिए लॉकडाउन ही उपाय है। इसे आप कैसे देखते हैं? जी, अभी देखिए, समय है जीविका और जीवन में समन्वय बिठाने का कि सेव द लाइफ, सेव द लाइवलीहुड। पिछले साल के लॉकडाउन में कई लोगों ने नौकरियां गंवा दी और अनफॉर्चुनेटली कई लोग अभी भी बेरोजगार बैठे हैं। इसको देखते हुए अगर आप सोचते हैं, जहां तक राजनीतिक पार्टी का है, उनके एजेंडे अलग होते हैं। लॉकडाउन लगाओ या नहीं लगाओ, उनका एजेंडा कहीं से मेडिकल मैनेजमेंट का नहीं होता है। तो अगर अभी लॉकडाउन आपको करना है तो ये सारी व्यवस्थाएं पहले से करके रखनी होगी, ताकि किसी को खाने पीने, क्यों पिछले साल का लॉकडाउन जो कह सकते हैं इम्पैक्टफुल नहीं रहा, दूसरे कंट्री में रहा, हमारे यहाँ नहीं रहा। लॉकडाउन लगाते प्रवासी मजदूर पैदल चलने लगे तो एक संक्रमण एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचने लगा, और उस तरह के बहुत सारे ऐसे लॉकडाउन के उल्लंघन हुए जो नहीं होने चाहिए थे। तो इसलिए उसका दुष्प्रभाव हमें मिला। अगर करना है तो पूरी तरह से करें, पार्टी की बात ना हो, सारी सरकार मिलके, केंद्र राज्य मिलके एक डिसीजन, एक नीति, एक दिन से शुरू हो। जो लोग इसका विरोध कर रहे थे, अब उनमें से बहुत से लोग, कई नेता, कॉर्पोरेट सेक्टर्स, यहां तक कि उद्योग जगत की तरफ से भी आवाज उठ रही है कि इस कहर को रोकने के लिए लॉकडाउन ही उपाय है। इसे आप कैसे देखते हैं? जी, अभी देखिए, समय है जीविका और जीवन में समन्वय बिठाने का कि सेव द लाइफ, सेव द लाइवलीहुड। पिछले साल के लॉकडाउन में कई लोगों ने नौकरियां गंवा दी और अनफॉर्चुनेटली कई लोग अभी भी बेरोजगार बैठे हैं। इसको देखते हुए अगर आप सोचते हैं, जहां तक राजनीतिक पार्टी का है, उनके एजेंडे अलग होते हैं। लॉकडाउन लगाओ या नहीं लगाओ, उनका एजेंडा कहीं से मेडिकल मैनेजमेंट का नहीं होता है। तो अगर अभी लॉकडाउन आपको करना है तो ये सारी व्यवस्थाएं पहले से करके रखनी होगी, ताकि किसी को खाने पीने, क्यों पिछले साल का लॉकडाउन जो कह सकते हैं इम्पैक्टफुल नहीं रहा, दूसरे कंट्री में रहा, हमारे यहाँ नहीं रहा। लॉकडाउन लगाते प्रवासी मजदूर पैदल चलने लगे तो एक संक्रमण एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचने लगा, और उस तरह के बहुत सारे ऐसे लॉकडाउन के उल्लंघन हुए जो नहीं होने चाहिए थे। तो इसलिए उसका दुष्प्रभाव हमें मिला। अगर करना है तो पूरी तरह से करें, पार्टी की बात ना हो, सारी सरकार मिलके, केंद्र राज्य मिलके एक डिसीजन, एक नीति, एक दिन से शुरू हो और एक दिन खत्म हो, तब जाके एक सुनियोजित हम लॉकडाउन कार्यक्रम कर सकते हैं। अन्यथा फिर से लॉकडाउन लगेगा, जीविकाएं जाएगी और एंड रिजल्ट हमें परिणाम के तौर पे कुछ नहीं मिलेगा। अब जो हमारे देश के सामने एक नया और बड़ा खतरा नजर आ रहा है वो है कोरोना की तीसरी लहर का। सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने कहा कि तीसरी लहर को अब बिल्कुल नहीं रोका जा सकता, वो तो आके रहेगी, लेकिन कब आएगी और किस स्तर तक असर करेगी ये अभी नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से तीसरी लहर के लिए तैयारी करने को कहा है, तो किस तरह की तैयारी करनी होगी अब हमें इससे निपटने के लिए? बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। संक्रामक बीमारियों में लहर की बात अच्छी नहीं है, लेकिन लहर की बात अगर कहते हैं तो इसको ऐसे समझें, जिन्होंने समुद्र देखा होगा उन्होंने देखा होगा बहुत तेज लहर उठ के आती है, किनारे पे टकराती है, फिर चली जाती है, फिर दूसरी लहर आती है। लेकिन आपने देखा होगा कि पानी डिस्कनेक्ट नहीं होता है, मतलब कनेक्टेड ही है। सिमिलरली अगर लहर की बात करते हैं तो कोरोना का संक्रमण कॉन्टिन्यूअस चले जा रहा है। जिसमें कम हो जाता है आप कहते हैं लहर कम हो गई, जिसमें बढ़ने लगता है लहर बढ़ गई।
अब क्या है, ये देखने की बड़ी साइंटिफिक बात बता रहा हूं। पहले लहर में आपने देखा होगा बुजुर्ग, डायबिटीज के रोगी या अति गंभीर बीमारी के रोगी की ज्यादा मौत होती थी, संक्रमित भी वही ज्यादा होते थे। इस समय आप देख रहे हैं यंगस्टर्स 40-45 साल से कम एज ग्रुप वाले संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि वायरस ने जो म्यूटेशन किया जिसका नाम दिया B1.617 वो ओवर एक्सप्रेशन ऑफ स्पाइक प्रोटीन के किया। इसके कारण संक्रामक क्षमता बढ़ गई और अधिक युवा संक्रमित होने लगे। दूसरा, एल्डरली जो थे, कुछ लोग वैक्सीनेटेड थे और कुछ लोगों ने प्रिकॉशंस भी काफी बढ़ाए। ये आगे भी आउटब्रेक और बढ़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस में जो म्यूटेशन चल रहा है ये फेवरेबल म्यूटेशन नहीं है। फेवरेबल म्यूटेशन उसको कहते हैं कि वायरस कमजोर पड़ने लगे। ये और डे बाय डे कहीं न कहीं से स्ट्रांग हो रहा है। अगर वाकई इसी तरह से म्यूटेशन इसका चला तो हो सकता है आने वाले समय में यंगस्टर्स, बच्चे जो अभी तक ऑलमोस्ट एग्जेम्प्टेड थे, उनमें ज्यादा ये बीमारी देखने को मिलेगी। इसलिए एट द सेम टाइम सरकारी नीति के तहत 2 ट्रायल चल रहे हैं, बच्चों में वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, उसको जल्दी कंप्लीट करें। और एक नेजल स्प्रे वैक्सीन ट्रायल में है, उसको भी कंप्लीट करें, जितनी जल्दी हो सके लाएं और बच्चों को भी वैक्सीनेट करें, तभी कोई सुचारू व्यवस्था हो सकती है। कारण क्या है, आज तो एडल्ट के लिए आईसीयू और एक दिन खत्म हो, तब जाके एक सुनियोजित हम लॉकडाउन कार्यक्रम कर सकते हैं। अन्यथा फिर से लॉकडाउन लगेगा, जीविकाएं जाएगी और एंड रिजल्ट हमें परिणाम के तौर पे कुछ नहीं मिलेगा। अब जो हमारे देश के सामने एक नया और बड़ा खतरा नजर आ रहा है वो है कोरोना की तीसरी लहर का। सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने कहा कि तीसरी लहर को अब बिल्कुल नहीं रोका जा सकता, वो तो आके रहेगी, लेकिन कब आएगी और किस स्तर तक असर करेगी ये अभी नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से तीसरी लहर के लिए तैयारी करने को कहा है, तो किस तरह की तैयारी करनी होगी अब हमें इससे निपटने के लिए? बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। संक्रामक बीमारियों में लहर की बात अच्छी नहीं है, लेकिन लहर की बात अगर कहते हैं तो इसको ऐसे समझें, जिन्होंने समुद्र देखा होगा उन्होंने देखा होगा बहुत तेज लहर उठ के आती है, किनारे पे टकराती है, फिर चली जाती है, फिर दूसरी लहर आती है। लेकिन आपने देखा होगा कि पानी डिस्कनेक्ट नहीं होता है, मतलब कनेक्टेड ही है। सिमिलरली अगर लहर की बात करते हैं तो कोरोना का संक्रमण कॉन्टिन्यूअस चले जा रहा है। जिसमें कम हो जाता है आप कहते हैं लहर कम हो गई, जिसमें बढ़ने लगता है लहर बढ़ गई। अब क्या है, ये देखने की बड़ी साइंटिफिक बात बता रहा हूं। पहले लहर में आपने देखा होगा बुजुर्ग, डायबिटीज के रोगी या ऑक्सीजन बेड या अस्पताल की चरमराती हालत अपनी देख ली। जब पीडियाट्रिक हॉस्पिटल की बात करेंगे तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति है हमारे देश में, वो भयावह दृश्य होगा। इसलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आज स्टेप लें और उसका नतीजा आपको तभी दिखेगा। स्टेप नहीं लेना गुड गवर्नेंस का काम नहीं है, स्टेप लेना पड़ेगा। जी, डॉक्टर अंशुमान कुमार, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। भारतीय शेयर बाजार में जारी है तेजी का रुझान। 250 से अधिक अंक चढ़कर 50,000 के लगभग ट्रेड कर रहा सेंसेक्स 106 अंकों की बढ़त के साथ 14,500 के ऊपर निफ्टी। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1861 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कवि, कहानीकार, गीतकार रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म। 1907 में अति गंभीर बीमारी के रोगी की ज्यादा मौत होती थी, संक्रमित भी वही ज्यादा होते थे। इस समय आप देख रहे हैं यंगस्टर्स 40-45 साल से कम एज ग्रुप वाले संक्रमित हो रहे हैं, क्योंकि वायरस ने जो म्यूटेशन किया जिसका नाम दिया B1.617 वो ओवर एक्सप्रेशन ऑफ स्पाइक प्रोटीन के किया। इसके कारण संक्रामक क्षमता बढ़ गई और अधिक युवा संक्रमित होने लगे। दूसरा, एल्डरली जो थे, कुछ लोग वैक्सीनेटेड थे और कुछ लोगों ने प्रिकॉशंस भी काफी बढ़ाए। ये आगे भी आउटब्रेक और बढ़ेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस में जो म्यूटेशन चल रहा है ये फेवरेबल म्यूटेशन नहीं है। फेवरेबल म्यूटेशन उसको कहते हैं कि वायरस कमजोर पड़ने लगे। ये और डे बाय डे कहीं न कहीं से स्ट्रांग हो रहा है। अगर वाकई इसी तरह से म्यूटेशन इसका चला तो हो सकता है आने वाले समय में यंगस्टर्स, बच्चे जो अभी तक ऑलमोस्ट एग्जेम्प्टेड थे, उनमें ज्यादा ये बीमारी देखने को मिलेगी।
इसलिए एट द सेम टाइम सरकारी नीति के तहत 2 ट्रायल चल रहे हैं, बच्चों में वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, उसको जल्दी कंप्लीट करें, और एक नेजल स्प्रे वैक्सीन ट्रायल में है, उसको भी कंप्लीट करें, जितनी जल्दी हो सके लाएं और बच्चों को भी वैक्सीनेट करें, तभी कोई सुचारू व्यवस्था हो सकती है। कारण क्या है, आज तो एडल्ट के लिए आईसीयू, ऑक्सीजन बेड या अस्पताल की चरमराती हालत अपनी देख ली। जब पीडियाट्रिक हॉस्पिटल की बात करेंगे तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति है हमारे देश में, वो भयावह दृश्य होगा। इसलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आज स्टेप लें और उसका नतीजा आपको तभी दिखेगा। स्टेप नहीं लेना गुड गवर्नेंस का काम नहीं, स्टेप लेना पड़ेगा। जी, डॉक्टर अंशुमान कुमार, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। भारतीय शेयर बाजार में जारी है तेजी का रुझान। 250 से अधिक अंक चढ़कर 50,000 के लगभग ट्रेड कर रहा सेंसेक्स 106 अंकों की बढ़त के साथ 14,500 के ऊपर निफ्टी। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1861 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त कवि, कहानीकार, गीतकार रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म। 1907 में बंबई में पहली इलेक्ट्रिक ट्राम कार का संचालन। 1976 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन का पेटेंट मिला। बात करते हैं मौसम की। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान। मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु में हल्की बारिश के साथ 1-2 जगहों पर मध्यम वर्षा के आसार। अब बारी सुविचार की। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, प्रसन्न बने रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद। मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक ट्राम कार का संचालन। 1976 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को टेलीफोन का पेटेंट मिला। बात करते हैं मौसम की। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान। मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु में हल्की बारिश के साथ 1-2 जगहों पर मध्यम वर्षा के आसार। अब बारी सुविचार की। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, प्रसन्न बने रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत कठिन।